बजटिंग में नेट प्रेजेंट वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, कुछ उस हवाले से बात की थी। एक आध प्रैक्टिस क्वेश्चन भी शायद हमने किया था, और यू वर आस्क्ड टू डू सो कि आप कुछ प्रैक्टिस करें। अगर आपने कुछ प्रैक्टिस किए हैं और यू हैव एनी इशू रिगार्डिंग दैट तो आप डिस्कस करें। जी जहांज़ेब साहब, आप सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा सर, वो उस दिन जो आपका लेक्चर हुआ था 24 को, शायद वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कनेक्ट नहीं हो सका था हमसे। मसलन मसलन जब आपने शेयर की स्लाइड, मैंने तब किया कि शायद हो गया लेक्चर, जब आपने वर्किंग नोट्स की स्लाइड शेयर की। जी जी, ग्रुप में मेंशन किया था मैंने कि वो टेक्निकल इशू है, दे आर गोइंग टू रिजॉल्व दैट। वो जैसे रिजॉल्व हुआ तो कनेक्ट हो गया था, लेक्चर हुआ था, लेक्चर फॉर्मली। सर चलें तो उसमें से ना एक क्वेश्चन, अगर उन दोनों में से दो आपने करवाए थे, अगर कोई एक थोड़ा बहुत बता दें अब, अगर कोई इधर से एक बात शुरू कर लेते एक हैं जो आपने करवाए थे उस दिन। जी जी, हम कोई और भी करवा देते हैं जिससे वो जी सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद आप जी उसको सर। दोबारा करना चाहें उसको भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है ठीक जी। है सर, थैंक यू सर, नो प्रॉब्लम। एनी अदर क्वेश्चन? जी नबीला, आप क्वेश्चन पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्वेश्चन नंबर 12-5B एक्सरसाइजेज में से उसमें सर उन्होंने आउटफ्लोज और इनफ्लोज दिए हुए हैं, लेकिन उन्होंने सैल्वेज वैल्यू भी दी हुई है। सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि कैश पे बैक पीरियड में सैल्वेज वैल्यू हम ऐड करेंगे कि नहीं? पे बैक तो उससे पहले ही पूरा हो जाएगा। नहीं, ओल्ड मशीन को जैसे हम अगर आज सेल कर रहे हैं तो उसमें। ओके, लेट मी ओपन द क्वेश्चन फर्स्ट। ओके सर। स्क्रीन नज़र आना शुरू हो तो मुझे बताइएगा। यस सर, हो गया। तो ये इसमें 12 डैश सर 5। के BTMS Incorporation want to purchase a new machine for 30,000 excluding $500 of installation cost. The old machine was bought 5 years ago and had an expected economic life of 10 years without salvage value. The old machine would now have a book value of 2,000 and BTMS Incorporation expects to sell it for that amount. The new machine would decrease operating costs by 8,000 each year of 8,000 each year of its economic life. तो जो ऑलरेडी आपकी कॉस्ट होगी उसमें से 8,000 आपकी सेविंग नज़र आएगी या नहीं। The straight line amortization method would be used for the new machine for a 5-year period with no salvage value. So question is this, क्या हमें नई मशीन की प्राइस बताई जा रही है या नहीं? A new machine 30,000, ओके, और एक्सक्लूडिंग 500 इसको छोड़ दें। अब 30,000 की आप नई मशीन बाय करने जा रहे हैं, और 30,000 की जो नई मशीन आप बाय करेंगे वो आप रिप्लेस कर रहे हैं, पुरानी मशीन को सेल करके नई मशीन लेके आ रहे हैं।
30,000 की अगर वो नई मशीन आपको मिलेगी, लेकिन आप ओल्ड मशीन जिसकी बुक वैल्यू 2,000 है आप उसको सेल कर देंगे तो 2,000 रुपीज़ आपको टाइम ज़ीरो पे रिकवरी भी हो जाएगी। तो टेक्निकली 28,000 उस मशीन की कॉस्ट बनेगी। इसके अलावा 500 इंस्टॉलेशन कॉस्ट है। तो आपको मशीन बेनिफिट देना तब स्टार्ट करेगी जब आप ये इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी इसमें इंसर्ट कर लेंगे। तो 28,500 आपकी इनिशियल कॉस्ट है। इसके बाद कहा जा रहा है कि 8,000 ईच ईयर नई मशीन से आपको सेविंग होगी, जो कि आपके इनफ्लो के तौर पे काउंट होगा। तो कैश इनफ्लो जो होगा वो 8,000 होगा। आप 8,000 का जो इनफ्लो है उसको एक्यूमुलेट करना शुरू करें। जितने पीरियड में आपका क्यूमुलेटिव कैश फ्लो 28,500 को टच करेगा वो आपका कैश पे बैक पीरियड होगा। सो पहले साल में 8,000, दूसरे साल में 816 हो जाएगा, तीसरे में 824,000 और अगर फोर्थ में भी कैश फ्लो होता है तो आपको अब 4,000 जो रिक्वायर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ 4,500 कैश फ्लो है टू बी एट कैश पे बैक। तो आपको 4,500 आउट ऑफ 8,000 फ्रैक्शन ऑफ द ईयर में रिकवर होंगे। 4,500 डिवाइडेड बाय 8,000 कर लें तो 0.5625 बनेगा। तो टेक्निकली 3.5625 शॉर्टकट भी मौजूद है। 28,500 आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो एवरेज एनुअल कैश फ्लो चूँकि सेम है 8,000 तो उससे डिवाइड कर दिया 3.5625 बनेगा। जी नबीला, समझ आई ये बात? राइट सर, ठीक हो गया, थैंक यू। जी आई होप स्क्रीन नज़र आ रही होगी। मैंने लास्ट टाइम आपके सामने रखा था। इनफैक्ट 3 मेन डोमिनेंट फैक्टर हैं जिनकी बुनियाद पे आप NPV निकालते हैं, और मैं ये दोबारा अगर कोट करना चाहूँ तो ये आपके सामने था। हमने कहा था कि हमारे जो कैश फ्लोज हैं उनको आप जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज है उसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज माइनस करेंगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू बनेगा। लेकिन ये प्रेजेंट वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जिस पे आप डिस्काउंट करते हैं। तो 3 फैक्टर जो मैं बता रहा हूँ, ये एक तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, दूसरे ये कैश फ्लोज हैं, और तीसरा आपका ये डिस्काउंट रेट है जिसकी बुनियाद पे ये डिसाइड किया रहा था। अभी तक जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी आपके सामने आए हैं, इट वाज क्वाइट इजी कि आपके सामने कैश फ्लोज की अमाउंट बताई गई है, आप सिर्फ डिस्काउंट करते हैं और डिस्काउंट करने के बाद यू कैन कम अप विद द वैल्यू जो कि आपको नेट मिलेगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दोज कैश फ्लोज। उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू माइनस करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं कि कितना आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू है। ज़ीरो और पॉजिटिव तो आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं, नेगेटिव है तो रिजेक्ट करते हैं। लेकिन ये सारा काम अभी तो आपको लिखा लिखा मिल रहा है, बट आई हैव टोल्ड अर्लियर कि जब आप ये सारा काम करते हैं प्रैक्टिकली या एग्जाम लाइक सिनेरियो के अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है, उसको भी डिस्कस करते हैं और इसको प्रैक्टिकली भी समझने की कोशिश करते हैं। जो कैश फ्लोज हैं अभी लिखे लिखाए मिल रहे हैं, तो ये लिखे लिखाए कैश फ्लोज नहीं, हमें इनफैक्ट कैश फ्लोज खुद से कैलकुलेट करना पड़ेंगे। और ये सारा जो प्रोसेस होता है बजटेड कैश फ्लोज कैलकुलेट करने का, ये सारा का सारा उसी चीज़ पे डिपेंडेंट है जो आपने इससे पहले पढ़ी, बजटिंग, जिसमें आपने सेल्स का फोरकास्ट भी बनाया था और सेल्स के फोरकास्ट के नतीजे में पैसे आएंगे। और उसके अलावा अगर उस सेल्स को अचीव करना है तो आपको चीज़ों को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। प्रोड्यूस करेंगे तो आपको मटेरियल कॉस्ट बियर करना पड़ेगी, लेबर ओवरहेड्स की कॉस्ट बियर करना पड़ेगी। तो वो तमाम कॉस्ट जितने इनकर होंगी और जितने पैसे आएंगे, इन और आउटफ्लोज को नेट करेंगे, यू विल कम अप विद नेट कैश इन या आउटफ्लो जो बचेगा, उसकी बुनियाद पे फिर आप ये सारा कुछ कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम ये यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके पास एग्जामिनेशन पेपर से है, हम इसमें से वो कैश फ्लोज भी कैलकुलेट करते हैं एंड देन हम कैलकुलेट करते हैं इसमें से नेट प्रेजेंट वैल्यू। अभी इसमें IRR भी रिक्वायर किया गया है, क्योंकि अभी तक हमने IRR डिस्कस नहीं किया, बट हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ओके,
आई होप क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा. XYZ Limited has invented with a joint venture partner a remote controlled Superman toy for children. XYZ Limited is sure that it will monopolize the market for the first 3 years before facing the tough competition. जब कोई नई चीज़ लॉन्च की जाती है तो इनिशियली आप मोनोपोली में होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता और कंपेटिटर्स मार्केट पे होते हैं तो आपको कंपटीशन फेस करना पड़ता है. द डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट इज एज अंडर. Project has a cost of 4.2 million which would be paid immediately. Initial investment जो project की है वो 42 लाख की है. 4.2 million. Sales are expected to be 31. अब यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, कोई मशीन कोई प्लांट लगाते हैं तो उस मशीन या प्लांट के अंदर से पैसे नहीं निकलने बल्कि उससे प्रोडक्शन करनी है आपने. अगर आप प्रोडक्शन करेंगे तो उस प्रोडक्शन के नतीजे में जब सेल करेंगे, सेल करने के नतीजे में आपको पैसे मिलेंगे, रेवेन्यू मिलेगा. और आपको रेवेन्यू मिलेगा और डेफिनेटली उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए यू वुड हैव टू इनकर योर कॉस्ट. वो कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ती है. वो कॉस्ट कितनी होती है उस चीज़ को भी कंसिडर करने की ज़रूरत है. लिखा है एवरी सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 31 million per annum for year 1 to 3, falling to rupees 13 million per annum for year 4 and 5. ईयर 4 एंड 5 के अंदर इसमें डिक्लाइन आ जाएगा. द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट इज़ 5 years. Cost of sale is 40%. Distribution cost represent 10% of sales. 20% of the profits are payable to the joint venture partner 1 year after the profits are earned. 20% प्रॉफिट जो है उसमें से शेयर ज्वाइंट वेंचर को दे देंगे और बाकी हमारा प्रॉफिट होगा. द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 5%. आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टेक्निकली आपको ईयर बाय ईयर पहले कैश फ्लोज कैलकुलेट करना पड़ेंगे. तो कैलकुलेट करने के लिए तरीकाकार क्या है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ जी. डिटेल्स का कॉलम मैंने बनाया है और यहाँ पे मैं ईयर्स का कॉलम बना रहा हूँ. ईयर 1, अस्सलाम वालेकुम सर. शुक्र अल्लाह का. आप कैसे हैं? जी राजा सदाम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सदाम साहब कुछ कहने लगे थे आप. जी तो मैं आपके सामने बना रहा हूँ. जब ये कैश फ्लोज कैलकुलेट किए जाते हैं तो उसका तरीकाकार क्या होता है कि जैसे आप नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे. जी सदाम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, कह लें आप. आपका माइक म्यूट है. जी सदाम साहब. अच्छा वैसे ही शौकिया शौकिया हाथ खड़ा कर रहे हैं.
जी, तो जैसे फॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है वैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। सेल्स हमें बताई गई है 31 मिलियन, तो जितनी सेल्स बताई हुई है पहले 3 सालों में 31 मिलियन है और उसके बाद बताई गई थी 13 मिलियन हो जाएगी, तो वो 13 मिलियन मेंशन करेंगे। लेस करेंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अभी यहाँ पे तो अगेन ये सब कुछ बता दिया गया है फिर कि कितनी है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, लेकिन अगर आप वैसे देखेंगे तो आपको शायद ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी मटीरियल, लेबर, इस तरह से वैल्यूज़ दी हों। बहरहाल फॉर द टाइम बिंग ये बताया गया है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स का 40% है। तो हम ये वैल्यू मेंशन कर लेते हैं। अगर ये वैल्यू माइनस करें इसमें से तो यू विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट। जी, ये ईयर वाइज ग्रॉस प्रॉफिट है और इसमें से माइनस करेंगे आप, आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बताई गई थी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट रिप्रेजेंट 10% ऑफ सेल्स, तो सेल्स का 10% सॉल्व कर लेते हैं। सो अगर आप ऑपरेटिंग कॉस्ट ही माइनस कर दें तो आपके पास जो रिज़ल्ट होगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। अब सॉरी, एक चीज़ रहेगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर हेडिंग है हमारा तो ओके चले, मैं अभी चूँकि यहाँ पे टेक्स्ट नहीं दिया हुआ तो इसलिए मैं विदाउट टेक्स्ट ही कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। माइनस करते हैं जब ऑपरेटिंग कॉस्ट तो आपके पास रिजल्ट होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या उसे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। आई होप मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी, अगर ना पहुंच रही हो तो पॉइंट आउट कर दीजिएगा जी। सो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है टेक्निकली, और इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से 20% हमने किसी और को देना है। अब एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि मैंने यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लिखी है, इस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अलावा कुछ और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी है जिसमें डेप्रीसिएशन भी शामिल होगा, लेकिन यहाँ पे डेप्रीसिएशन अभी मैं अकाउंट फॉर नहीं कर रहा। अगर हमें डेप्रीसिएशन भी अकाउंट फॉर करनी पड़े, जो कि करनी पड़ती है प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन सिंस वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट, हम इंटरेस्टेड हैं, जी हम इंटरेस्टेड हैं प्राइमरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बजाय ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैलकुलेट करने में। तो अगर मैं यहाँ से और डेप्रीसिएशन माइनस कर दूँ तो फिर मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचेगा और फिर मैं दोबारा डेप्रीसिएशन इसमें ऐड बैक करूँगा, तो आई कैन कम अप विद ऑपरेटिंग कैश फ्लो। लेकिन चूँकि अभी मैंने डेप्रीसिएशन माइनस ही नहीं की, इसीलिए क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंस है, तो मैं इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट और देन इसमें से जितना हमने शेयर देना है शेयर ऑफ जॉइंट वेंचर वो इसमें से माइनस करेंगे, और वो बताया गया है कि जितना कैश फ्लो होगा, जितना प्रॉफिट होगा उसका 20% है। सो ये 20% भी कैलकुलेट कर लें। अच्छा सॉरी, चलें पहले तो ये इस बात को हमें समझना होगा, ये हमने वो वहाँ पे भी कैलकुलेट किया था जब हम कैश बजट बनाते थे। तो शेयर ऑफ जॉइंट वेंचर जो है वो अलहदा कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज उसकी जो पेमेंट प्लान है वो हमारे पास अलहदा है। तो पहले शेयर ऑफ जॉइंट वेंचर लिखते हैं, वो ईयर 1 2 3 4 5 में पहले वो अमाउंट निकाल लेते हैं जी, जितना हमारा जितना हमारा प्रॉफिट है उसका 20% है।
जी उससे नेक्स्ट ईयर के लिए जितना प्रॉफिट है उसका 20%, देन उससे नेक्स्ट ईयर के लिए भी जो उससे नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट है उसका 20%, उससे नेक्स्ट ईयर के लिए भी 20%, एंड देन उससे नेक्स्ट ईयर के लिए भी 20%। अब आप पेमेंट की तरफ आ जाए तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 1 ईयर जो पेएबल होगा, 20% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स आर पेएबल टू द जॉइंट वेंचर पार्टनर वंस 1 ईयर आफ्टर द प्रॉफिट्स आर अर्न। 1 साल के बाद, तो इसका मतलब पहले साल में तो हम कोई वैल्यू पे नहीं करेंगे, दूसरे साल के अंदर ये पहले साल की वैल्यू पे होगी, देन उससे अगले साल के अंदर उससे अगले साल की, देन थर्ड ईयर के अंदर सेकेंड ईयर की, और फोर्थ ईयर के अंदर थर्ड ईयर की पे होगी, और देन उससे अगले साल में चलें फिफ्थ ईयर के अंदर फोर्थ ईयर की जो जॉइंट वेंचर की अमाउंट है पे होगी, और अब फिर सिक्स्थ ईयर में भी अमाउंट कुछ पे होगी जो कि 130,000 होगी उससे पिछले साल का। तो यानी यहाँ पे एक और कॉलम हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ईयर 6। जी यहाँ पे कैश फ्लो या प्रॉफिट आपका, जी सेल्स ज़ीरो है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज़ीरो है, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। रीज़न ये है कि इस प्रोजेक्ट की लाइफ 5 इयर्स है। ग्रॉस प्रॉफिट भी ऑब्वियसली ज़ीरो होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़ीरो है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जी भी ज़ीरो है, लेकिन ये हमारा आउटफ्लो होगा, लेस करेंगे शेयर ऑफ जॉइंट वेंचर, ये नेट कैश फ्लो बनेगा। जी तो नेट कैश फ्लो है 1550, जो हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो था उसमें से जो शेयर ऑफ जॉइंट वेंचर हमने पे किया वो माइनस कर दें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। यानी आखिरी साल के अंदर हमें पैसे आएंगे कुछ नहीं, छठे साल में, बट वी हैव टू पे समथिंग, हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। ये हमारे कैश फ्लोज की अमाउंट है। जी चलें, मैं आपको अब सिंपलिसिटी के लिए यहाँ से ही बता देता हूँ हम एनपीवी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी तरह से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ ईयर ज़ीरो का, यानी टाइम ज़ीरो पे हमने कितने कैश फ्लोज किए हैं। जी हमारी सेल्स ज़ीरो है, ओके, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज़ीरो है, और ग्रॉस प्रॉफिट भी ऑब्वियसली टाइम ज़ीरो पे वो ग्रॉस प्रॉफिट भी ज़ीरो, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ज़ीरो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ज़ीरो होगा, जॉइंट वेंचर को भी कुछ नहीं अभी हमने दिया, नेट कैश फ्लो ज़ीरो है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। अब यहाँ पे मैं डिटेल्स क्योंकि लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। ऐसे भी किया जा सकता है या इसको कॉपी करके कहीं और भी किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है यहीं पे कर लें, क्योंकि मेरे पास वैल्यूज़ आ रही थी तो मैंने यहीं पे लिख दिया। जी मेरे पास भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, वो 42 लाख की है। ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। बयालीस लाख की अमाउंट है, ये हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, और ये हमारे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं। अब ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जितने हमारे हैं और जितने ये हमारे सारी इंफॉर्मेशन है इसकी बुनियाद पे वी कैन कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, और हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताया गया है कितने परसेंट, 5%, तो एट द रेट ऑफ 5%। जो पहले टाइम ज़ीरो का फैक्टर है वो 1 है, और तरीकाकार हमें पता है 1 + i रेज़ टू पावर -n, या 1/1 + i, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.05 करें तो पहले साल का फैक्टर मिलेगा।
जी। देन अगले साल के लिए जो पिछले साल का फैक्टर है उसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं आप, या आप टेबल से वैल्यूज़ देख लें, ये हमें इसी तरह से मिल जाएगा। ये हमारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स हैं। सो अगर हम प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालना चाहते हैं तो ये जो हमारा कैश फ्लो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट की तो वैल्यू मैंने पहले भी बताया, प्रेजेंट वैल्यू इतनी होती है। यहाँ पे हमारे जो कैश फ्लोज हैं इनकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। जी, तो अगर हम ये मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालें, हमारे पास अगर इन तमाम का हम सम कर लें, ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लोज है, सॉरी ये हमारा आउटफ्लो है, तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट में अगर शो करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज़ हमें जैसे ये नेगेटिव आ रहा है तो इसी तरह से नेगेटिव हमारे पास आना चाहिए। जी, तो अगर हम इसका सम कर लें, यानी ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है सारी की सारी, और इसके बाद ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, या तो इसका वैसे हम सम कर लें तो भी हमारे पास ये वैल्यू मिल जाएगी। ये मैं चूँकि कैलकुलेटर के ज़रिए एक्सेल के ज़रिए कर रहा हूँ, तो ये मेरी NPV होगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। और अदरवाइज़ हमने जो तरीका का लास्ट डे पढ़ा था मैं उसको भी आपके सामने रख देता हूँ। जी, उसमें हमने तरीका का जो पढ़ा था वो था कि जितनी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, उसका टोटल करेंगे आप, तो वो ये आपका इन सब कैश फ्लोज का टोटल बनता है। ये जो आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है इनका सम कर लें तो आपके पास वो टोटल आ जाएगा। लेस करेंगे इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मैंने उसको लिखा था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, तो आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो भी लिख सकते हैं। माइनस करेंगे जो कि हमारी क्वेश्चन में लाख बताई हुई है, तो माइनस कर लें। दिस विल बी आवर नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्वेश्चन इज दिस के प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। जी, सर एक्सेप्ट करेंगे। ओके फाइन। समझ आई है बात या नहीं आई? सर आगे ये सर, लेकिन एक क्वेश्चन है, ईयर 6 में हमने जो पेमेंट करनी है वो हम करेंगे इवन दो प्रोजेक्ट 5 इयर्स का है। जी एग्जैक्टली, क्योंकि उन्होंने कैश फ्लो का टाइम बता दिया कि हमने एरियर्स में पेमेंट करनी है, बाद में पेमेंट करेंगे। सो इस प्रोजेक्ट की वजह से ही पैसे जाएंगे, तो इसलिए जब तक जाते रहेंगे या जब तक पैसे आते रहेंगे वो हमारी कैलकुलेशन का पार्ट बनेंगे, तो हम उसको अकाउंट फॉर करेंगे इस चीज़ के अंदर। आई होप बात समझ आई है। यस सर। तो ये 62,610 कहाँ से आया, जरा दोबारा रिपीट कीजिए। ये बड़ा आसान सा तरीका है जनाब, ये लिखा हुआ है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। ये हमने जितने कैश फ्लोज हमें मिले हैं इन तमाम की प्रेजेंट वैल्यू का सम किया है और इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू माइनस कर दी है, तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू कहलाता है। अच्छा जी, मैं आपको जी वो एक चीज़ दिखा देता हूँ ताकि आपको कुछ और भी समझ आ जाए। स्लाइड्स नज़र आ रही हैं? यस सर। ओके, सर जी
सर जैसे हमारा जो पिछला क्वेश्चन था उसमें ये था कि इग्नोर टैक्सेशन, अगर टैक्सेशन आई भी हो तो हम उसको किस तरह से मतलब अकाउंट में करेंगे? मैं अभी टैक्सेशन को ऐड करता हूँ इसमें, इसी क्वेश्चन में ऐड करके दोनों बातें समझाऊंगा इसी से। तो फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि साहब ने एक सवाल किया तो मैंने कहा जरा मैं उसको उनको रिकैप भी करवा दूं और यहाँ से एक स्लाइड से क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ, देन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके अच्छा सर। जनाब जी, जिनका सवाल था जहांजेब साहब से शायद, उन्होंने कहा जनाब कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। तो ये तरीकाकार है, जितने कैश इनफ्लोज हैं they will be discounted to their present value and then compared with the capital outlay required by the investment. Capital investment जो उस प्रोजेक्ट के लिए करेंगे उससे कंपेयर करेंगे। Interest rate use and discounting are required is the minimum rate of return. Proposal is acceptable when NPV is 0 or positive. Higher NPV होगी, जितना हायर नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा उतना प्रोजेक्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। यही वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी उसी चीज़ की। नेट प्रेजेंट कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यूज निकालेंगे, लेस करेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिसका रिजल्ट जो होगा वो नेट प्रेजेंट वैल्यू कहलाएगा। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 या पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम चेक कर देंगे। ये क्वेश्चन था हमारा जिसमें हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो थी 130,000 की थी, वो 24,000 के हर साल हमें कैश फ्लोज मिलने थे। ये उन्होंने उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज लिया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट माइनस की। हमारे लिए ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है, जो कि इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है। अब ये जो कैश फ्लोज है उन्होंने वैसे जैसे मैंने समझाने के लिए किया है कि अगर सेम कैश फ्लोज हो हर साल तो एन्युटी फैक्टर भी यूज़ किया जा सकता है, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो फैक्टर जिसे कहते हैं। टेबल से भी मिल जाएगा, हम खुद भी निकाल सकते हैं। एक दफ़ा 24,000 को हर साल का जो 24,000 हर साल का कैश फ्लो है, हर साल के अलग-अलग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की बजाय क्यूमुलेटिव फैक्टर लें और एक ही दफ़ा 24 से मल्टीप्लाई कर लें तो रिजल्ट बन जाएगा। लेकिन अगर आपके हर साल की कैश फ्लोज डिफरेंट हो तो देन यू हैव टू डू दिस। हमने जैसे लास्ट डे किया था और अभी भी कर सकते हैं, और अभी भी हमने कुछ ऐसे ही किया। जितने हमारे एनुअल कैश फ्लोज हैं उसको डिस्काउंट फैक्टर, जिसे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर भी कहते हैं, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यूज मिल जाएंगी। ये क्वेश्चन समझ लें वही वाला है, 1,30,000 की इन्वेस्टमेंट है और ये आपके कैश फ्लोज हैं। इन कैश फ्लोज को आपने डिस्काउंट किया और डिस्काउंट करने के बाद जो प्रेजेंट वैल्यू निकली 144,000 है कैश इनफ्लोज की। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लोज 144,000, कैपिटल इन्वेस्टमेंट 130,000। प्रोजेक्ट पॉजिटिव एनपीवी दे रहा है और प्रोजेक्ट हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। इस सवाल में और उस सवाल में दो जो बातें यहाँ पे समझाने के लिए किया गया है कि यहाँ पे लिखा हुआ था 24,000 आपको हर साल मिलता है। 10 ईयर प्रोजेक्ट की लाइफ है, टोटल 2,40,000 ही मिलता है, लेकिन 2,40,000 टोटल कैश फ्लो होगा, लेकिन ये 24 हर साल मिलेगा। जबकि अब उन्होंने एक बात समझाई, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जितना लेट कैश फ्लो मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू उतनी कम हो जाएगी, और दो बातें मैंने बताई थी, और जितना डिस्काउंट रेट बढ़ जाएगा उतनी उसकी प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी। यहाँ पे उन्होंने ये किया कि 2,40,000 10 सालों में कैश फ्लो हो रहा है, लेकिन इनिशियल ईयर्स के अंदर पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं और बाद वाले सालों में कम मिल रहे हैं। तो जब हमने इनिशियल ईयर में ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू भी ज़्यादा निकलेगी। अगरचे पूरे 10 सालों में 2,40,000 ही मिल रहा है, लेकिन इन तमाम कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू 144,000 है, एज़ कम्पेयर टू कि अगर वो 24 10 सालों में मिलता तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 1,35,000 बन रही थी। रीज़न इज़ बीइंग दैट कि शुरू वाले सालों में जब कैश फ्लो ज़्यादा मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी ज़्यादा निकलेगी। जितने पैसे दूर मिलेंगे फार अवे उतनी उनकी प्रेजेंट वैल्यू भी कम हो जाती है। बहरहाल ये सिर्फ समझाने के लिए व्यू पॉइंट था कि इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, चलें, एक एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। जैसे अभी मैंने आपके सामने किया कि हम कैश फ्लो खुद से कैलकुलेट करते हैं, कोई लिखा लिखाया हमें कुछ नहीं मिल जाता। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है मशीन की वो 1 मिलियन की है। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट ओवरहॉल इन 5 ईयर्स, 5 साल के बाद आपको इस मशीन को ओवरहॉल करवाना पड़ेगा 200,000 की।
आपकी जो ओवरऑलिंग कॉस्ट लगेगी, सॉल्वेज वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 10 ईयर्स है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 15% बताया हुआ है, और एस्टिमेटेड एनुअल कैश फ्लोज बताए हुए हैं। कैश इनफ्लो रिसीव फ्रॉम सेल्स 5 लाख, कैश आउटफ्लो फॉर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो अगर 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा आपका 3 लाख। मेंटेनेंस कॉस्ट 30,000 की फेस करना पड़ेगी, अदर डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट फेस करना पड़ेगी, ये भी माइनस करेंगे तो 3 लाख में से फर्दर 30 और 40,000 माइनस कर देंगे तो 2,30,000 बनेगा, जो कि आपको हर साल में मिलेगा। तो ये पहले जैसे कैलकुलेट किया हर साल में सेम है, वहाँ पे हर साल में डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये हमारा 2,30,000 हमें हर साल में मिलना है। तो अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो ये जैसे मैंने भी आपके सामने बनाया था कि जो है उनको डिटेल में यहाँ पे लिख लेते हैं। इक्विपमेंट परचेज की वैल्यू है टाइम 0 पे, और इसकी पैसे हम कितने दे रहे हैं 1 मिलियन, डिस्काउंट करेंगे 15% पे, तो क्योंकि पहले टाइम 0 पे पे कर रहे हैं जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 1 मिलियन ही बनती है। इक्विपमेंट ओवरहॉल करवाने पे भी पैसे आपके लग रहे हैं और वो 5th ईयर में लग रहे थे, तो जितने पैसे लग रहे हैं उनकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो 15% पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेंगे, 15% पे 5वें साल का 0.49718 बनता है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों हमारे आउटफ्लोज हैं, उनकी दोनों की सम करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी। एनुअल कैश इनफ्लोज 1 से 10 साल तक जब तक लाइफ है वो मिल रहे हैं 2,30,000, जो हमारी एग्जांपल यहाँ पे बताई गई है। अगर ये सेम मिल रहे हैं 2,30,000 तो आप इन पे एनुटी फैक्टर अप्लाई कर सकते हैं। एनुटी फैक्टर लिया गया 15% पे 5.0187 बनता है, ये इनकी प्रेजेंट वैल्यू बनती है। और फाइनली जब प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो रहा है तो हमें सॉल्वेज वैल्यू यानी जो इनिशियल हमारी इन्वेस्टमेंट है इक्विपमेंट परचेज करने पे लगी, उसके एंड पे जब प्रोजेक्ट ख़त्म होगा तो सॉल्वेज वैल्यू रिकवर होगी। तो 10वें साल में आपको सॉल्वेज वैल्यू भी मिलनी है 20,000, आप उसको भी डिस्काउंट करेंगे, जितने कैश इन और आउटफ्लोज हैं उनसे डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़ 59,000। सो प्रोजेक्ट वुड बी एक्सेप्टेबल फॉर अस, और हम रिजेक्ट करेंगे। पॉजिटिव एनपीवी हो या ज़ीरो हो या ज़ीरो से ज़्यादा हो तो हमारे लिए प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल होता है। सो दिस प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेबल और रिजेक्ट करेंगे हम। So everyone is sleeping, I think. सर एक्सेप्ट करेंगे। That's great. कुछ जाग गए हैं लोग। सलमान साहब आपके सवाल 2 आए हैं, उनका जवाब मैं भी देता हूँ। चलिए चलो। चलो आई वुड आस्क यू अ लिटिल वाइल आफ्टर कि आप इसको सॉल्व करें खुद से, मैं अभी, लेकिन अभी क्योंकि वो टैक्सेशन वाला पॉइंट था तो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। ओके अच्छा जी, अब हम अज्यूम कर रहे थे कि नो टैक्स इन्वायरमेंट है, लेकिन अगर हम फर्ज करेंगे टैक्स इन्वायरमेंट है हमारा, हमें टैक्स पे करना पड़ता है, तो फिर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट जितना हमारा है उस पे टैक्स पे करना पड़ता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें हर तरह की कॉस्ट माइनस करना पड़ती है, जिसमें डेप्रीसिएशन भी शामिल है। तो यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट हम माइनस कर रहे हैं, अभी जो लिखी हुई मिल रही थी हमें, वो ये जो अभी हमें लिखी हुई मिल रही थी वो मिल रही थी हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। लेकिन यहाँ पर अगर हमारा टैक्स इन्वायरमेंट होगा तो हमें टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए माइनस करने पड़ेगी हर तरह की ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो सर अगर अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट के अलावा हम इसमें माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन भी, तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। अब अगर डेप्रीसिएशन माइनस करनी है, अगर अज्यूम कर लिया जी कि यहाँ पे डाटा में नहीं लिखा हुआ, तो अज्यूम कर लिया जाए कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, जितनी प्रोडक्ट की लाइफ है उस पे डिवाइड होगा विद नो सॉल्वेज वैल्यू। तो जो पर ईयर डेप्रीसिएशन आपकी बनेगी वो जितनी एसेट की कॉस्ट है 42 लाख, उसको जितनी लाइफ है उससे डिवाइड कर दें, 5 ईयर्स लाइफ है तो 8,40,000 पर ईयर डेप्रीसिएशन बनती है। अजम्पशन ये ले रहा हूँ मैं यहाँ पे कि डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है,
ये यहाँ तक समझ आती है बात? यस नो? यस सर। ओके, सो ये 18,60,000 में से हम ये ऑपरेटिंग कॉस्ट भी माइनस करेंगे और डेप्रीसिएशन भी माइनस करेंगे। तो ये हमारा बनेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसे आप अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं। और इसके बाद इसमें से माइनस करेंगे हम टैक्स। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि टैक्स जो हमारा है वो एट द रेट ऑफ 20% है, या चलें 50% कर देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, या अदर कंफ्यूज हो जाएंगे। 40% हमारा टैक्स है, तो इसका मतलब जितना हमारा ये प्रॉफिट है इस पे हमें 40% टैक्स देना है। ये टैक्स माइनस करेंगे जी, तो ये टैक्स माइनस करने के बाद जो हमारा रिजल्ट होगा वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, हमें तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स चाहिए। अगर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, जितना हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें से ये माइनस कर दिया जाए जी। तो ये हमारा 190,000 का लॉस था। 190,000 के लॉस पे हमें टैक्स सेविंग होगी। अगर प्रॉफिट होता है तो उस पर टैक्स देना पड़ता है, अगर डेफिसिट है तो उस पर टैक्स हमारा सेव हो रहा है। तो हमारा जो टैक्स सेव हो रहा है वो 76,000 है। तो 190 हमारे लॉस में से हमें टैक्स सेविंग जो है वो माइनस की जाएगी, तो नेट हमारी लॉस जो है वो इतना बच जाएगा। आपको कैश फ्लो अगर कैलकुलेट करना है तो you need to add back the depreciation। आप इसमें depreciation ऐड बैक करेंगे, जो आपने पहले माइनस की है वो हम इसमें ऐड बैक करेंगे, तो हमारे पास कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकलेगा। तो ये होगा जी कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तरीकाकार जो आपका प्रॉफिट है आप बिफोर टैक्स, उसमें आप ये ऐड बैक करेंगे, ये आपके कैश फ्लोज बनेंगे आफ्टर टैक्स। तो इस तरह से ये कैलकुलेट किया जाएगा इफ़ यू विल बी गिवन विद टैक्सेशन। जी, की बात समझ आई है? यस सर। ओके जी, जो अभी आपकी स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, यू नीड टू सॉल्व दैट, और उस पे फिर मैं टैक्स अप्लाई करके आपके सामने आई विल डू दैट अगेन, ताकि आपको और फिर अगेन समझ आए। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। यू नीड टू कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। आप एनपीवी कैलकुलेट करेंगे बेस्ड अपॉन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, और मैं 2-4 मिनट आपसे देख लूँगा, आप इन द मीन वाइल इसको सॉल्व करें। नींद आ रही है, आँख नहीं खुलने की नींद आ रही है, भयानक बहुत नींद आ रही है। मुझे भी इतनी नींद आ रही है।
वहां से खिसक गया था, यहाँ से तकिया अंदर चल गया था, तक खिसक गया था।
Anyone who have done so far? सलमान साहब, आप सवाल क्या कर रहे हैं ज़रा मुझे बोलिएगा। आपने कहा इसमें हम IAS 7 कंसिडर नहीं करेंगे, क्या मतलब? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सलमान साहब हैं? जी जी सर, जी वो सर। IAS 7 में हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड अदर एक्टिविटीज भी कंसीडर करते हैं ना, तो वो मैं पूछ रहा था कि हम जस्ट डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में दोबारा सवाल करें, आपके सवाल में कंफ्यूजन है जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर हम उसमें अकाउंट रिसीवेबल एंड अदर अमाउंट्स को भी कंसीडर करते हैं ना, ना कि सिर्फ डेप्रिसिएशन यहाँ को। पे हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना रहे, नंबर 1। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं ना, जी जी ये हम बना रहे हैं कि जो हमें बिजनेस चला के ऑपरेटिंग प्रॉफिट गेन हुआ है, इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम कैश फ्लो में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि जितना कैश, जो जितना हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, अगर इस तक पहुंचने के लिए कोई नॉन कैश एक्सपेंस माइनस हुआ है तो उसको रिवर्स होना चाहिए इसके अंदर, नंबर 1। अच्छा, अब ये सवाल समझने वाला है कि हम उसको फिर शुरू में माइनस ही ना करें जब हमें बाद में रिवर्स ही करना है। तो माइनस इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम उसको माइनस करेंगे तो हमें टैक्सेबल प्रॉफिट मिलेगा। सो बेस्ड अपॉन द टैक्सेबल प्रॉफिट, जब हमें टैक्सेबल प्रॉफिट पता चलेगा, ज़ाहिरी बात है अगर डेप्रिसिएशन माइनस होगी तो टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाएगा, उस पर जो टैक्स लायबिलिटी है वो भी हमारी कम हो जाएगी। तो हम टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए पहले डेप्रिसिएशन अलॉन्ग विद अदर एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, टैक्स कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट निकालेंगे। सिंस वी वांट टू कन्वर्ट दैट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट इनटू कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, तो वो जो नॉन कैश एक्सपेंस कोई भी उसमें से माइनस हुआ है उसको रिवर्स करके ऐड बैक कर देते हैं। जी सलमान साहब, बात समझ आई कि नहीं? उठा नहीं देना, उठा नहीं दे। कहाँ आधा घंटा, 1 घंटा होने को है, 1 घंटा हो गया। हाँ जी जाजेब साहब बोलें, आप सवाल करें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मैं कह रहा था वो लेक्चर कल वाला नहीं डाउनलोड हुआ, अगर वो करवा दे तो, अगर टीम पास ही बैठी है आपके, तो अगर वो IT टीम, सॉरी? मैं 24 दिसंबर वाला लेक्चर अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ, अगर टीम आपके पास ही बैठी है IT टीम, तो उससे करवा दें रिक्वेस्ट करके। मेरे पास नहीं बैठी भाई, मैं तो अपनी जगह बैठा हूँ, वो अपने ऑफिस में होते होंगे, मैं उनको क्या शायद भेज? आप गए हो कैंपस। नहीं, मैं भैया नहीं जाता कैंपस में, अगर जाना है अच्छा तो फिजिकल क्लास ना पढ़ा लूँ। अच्छा अच्छा सर, वो दूसरे उन 2 क्वेश्चन करवाए थे, उन पे जरा सी रोशनी डाल दे, ये डिस्कस कर दे। अभी जो रोशनी डाली है, पहले ये बताए ये रोशनी पड़ी है कि सर नहीं ये वो? रोशनी ठीक है, ये रोशनी ठीक है, पढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, ये रोशनी अगर ठीक है तो फिर दूसरी रोशनी भी डाल देते हैं, परेशान ना हो। ठीक है सर, ठीक आपने इसके नेट प्रेजेंट वैल्यू तो नहीं निकाला? है सर। ये देखते हैं, अभी एड बैक डेप्रिसिएशन ही करनी है ना, मेरा ख्याल है इसमें। नहीं, ये बता पता नहीं दें करनी कि नहीं करनी। भाई सर, डेप्रिसिएशन 9 Machine 9 would लाख है ना, cost 900,000. It would have an estimated life of 6 years. The 6 years company estimate annual cash inflows would would increase increase by by 400,000 and net annual cash flow would increase by 190,000. 1,90,000। तो 4,190 माइनस करेंगे तो 210,000 बनेगा। मैनेजमेंट हैज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 9%, तो बस 2,10,000 को आप डिस्काउंट करेंगे 9% पे, कितने ईयर्स को आपको मिलना है? प्रोजेक्ट की लाइफ कितने साल बताई जा रही है? 6 ईयर्स। 6। तो आप आपके पास टेबल होंगे मेरे ख्याल में, तो टेबल में देख लें, या जो तरीकाकार होता है एनुअटी फैक्टर निकालने का सर टेबल वो में भी आपको कर सकते हैं। है मेरे पास, मैं और बताता हूँ, है मेरे पास टेबल। आप बताएं ज़रा टेबल से। जी सर बताता हूँ। अच्छा सर, किस पहले साल का कितना 9% पे है ना?
जी 9% पे आपने एन्युटी फैक्टर देखना है। प्रोजेक्ट लाइव 6 ईयर्स है तो 6 ईयर के एन्युटी फैक्टर देखेंगे। सर ये हो गया, एक मिनट, 6 ईयर का 4.486 4.486 9% पे देखा आपने? 9% पे 6 ईयर्स का एन्युटी फैक्टर 4.486। चलें ये आपके सामने अब आ रहा है 2,10,000 4.4859 या 6 जो भी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज बनेगी और इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो माइनस कर देंगे, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगा। समझ आ गई बात? तो पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट? एक्सेप्ट कर लेंगे, 42,000 का फायदा है, चलिए एक्सेप्ट कर ठीक लेंगे। है। ये सलमान ने ये सवाल किया हुआ है, लेकिन ये जो कि थोड़ी एडवांस बात है, ये मैं बाद में बताता हूँ। मैं आपको वापस लेके चलता हूँ उसी चीज़ की तरफ। एक्सक्यूज मी सर। जी जेंटलमैन। अच्छा सर, ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया है, ये 2,10,000 इसका निकाला हमने, इसके अंदर यूजफुल लाइफ ये 6 इयर्स, और इसको इसकी डेप्रिसिएशन नहीं कुछ करेंगे इसको? देखिए वो जितने एग्जाम्पल स्लाइड्स पे दिए हुए ना, वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि टैक्स है। अच्छा अब अगर आपका टैक्स नहीं है, इधर आ जाइएगा वापस जरा, ये नज़र आ रही है स्क्रीन आपको? जी। आप देखिए अगर फर्ज कर लेंगे टैक्स नहीं है तो मैं ये 8,40,000 डेप्रिसिएशन पहले माइनस करूं, उसके बाद टैक्स लगना ही नहीं है, मैं फिर दोबारा 8,40 ऐड कर दूं तो फ़र्क कोई भी नहीं पड़ना। जी हाँ सर। या ना, बोल दें ज़रा। जी सर, ऐसी ठीक। तो अगर वो फ़र्क ही नहीं पड़ना तो फिर डेप्रिसिएशन माइनस ही नहीं की जा रही। इसलिए नहीं की जा रही बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड नॉट इन कैलकुलेटिंग प्रॉफिट्स। हम इनकम्स कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, बट वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द कैश फ्लोज। तो जो कि कैश फ्लो कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड है, सो अगर हमारे पास कोई इस तरह की वैल्यू दी हुई है जिसे हम डेप्रिसिएशन कह रहे हैं और टैक्स इन्वायरमेंट है, तो फिर तो फॉर श्योर हमें नॉन सब कैश आइटम्स है एक्सपेंस मतलब? करने के बाद करना पड़ेगा। समझ आ रही है जी बात? जी जी सर, समझ आ गई। ये जो मेरे दोस्त कह रहे थे जी उस दिन पे रोशनी डाल दें, तो मैं उस दिन पे भी रोशनी डाल दूं। ये असल में आपके पास हैंड आउट्स में क्वेश्चन था। ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल में 1 था, प्रॉब्लम 1 प्रॉबेबली। जहांजेब साहब आपके सामने वो प्रॉब्लम एक्सरसाइज वगैरह हैं या नहीं हैं? नहीं सर अभी नहीं है सामने, क्योंकि अगर अभी लेक्चर है, कंप्यूटर में है मेरा ख्याल है, तो वो चलो फिर। कोई बात नहीं। ये ज़रा सामने देखिएगा, कुछ लिखा नज़र आ रहा है? जी सर। ये लिखा है भाई कंपनी के पास ये प्रोजेक्ट्स हैं, 3 प्रोजेक्ट्स बताए हुए हैं, मैरी, वाइन और सारा। तीनों प्रोजेक्ट की कैपिटल इन्वेस्टमेंट बताई हुई है और ये नेट एनुअल इनकम बताई हुई है। ये इनकम है। अगेन इनकम से मुराद क्या है कि क्या इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है या नहीं हुई? सर हो चुकी है मेरा। तो अगर आपने इसको कैश फ्लो में कन्वर्ट करना है तो आप इसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे। डेप्रिसिएशन इज कंप्यूटेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड विद नो सॉल्वेट वैल्यू। तो अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है, मैं अब ये पहले प्रोजेक्ट को साइड पर रख के 2 अगले प्रोजेक्ट को पकड़ रहा हूँ। 12,500 में डेप्रिसिएशन ऐड बैक करनी है आपने। 1,75,000 को लाइव प्रोजेक्ट की 5 साल है, डिवाइड करें तो कितना बनता है ज़रा? जी जहांजेब साहब आपका सवाल है इसलिए आप जवाब देंगे। सर 35,000 1,75,000। तो हर साल के 35,000 ऐड कर देना। 12,500 में 35 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? सर इसमें 12,500, सर ये 47,500 हो गया। 12 में ऐड करेंगे तो 47 हो जाएगा, 11 में ऐड करेंगे तो 46 और 8 में ऐड करेंगे तो तकरीबन 35 43। चलें, और अगर 6 में ऐड करेंगे तो 41। समझ तो नहीं कहीं आई? जी सर आ रही है। अच्छा एग्जाम है, अब आनी है समझ। ठीक है। 190,000 आपका दूसरा प्रोजेक्ट है, उसकी कॉस्ट है 190 को डिवाइड करेंगे 5 ईयर से तो क्या बनता है?
सर एक मिनट, 190 डिवाइड बाय 5 38। तो 38 में 19 ऐड करेंगे, 16 ऐड करेंगे, 14 9 8 कर लेंगे। जी सर हो जाएगा। ठीक है, है और इसको डिस्काउंट करना है आपने 12% पे। तो ये जो सॉल्व किया हुआ भेजा गया था, जी सर वो उस पे बता दें। अच्छा जी उस पर बता देते हैं, एक सेकंड। ठीक है जी। अब ये मैंने पहले वाला जो टेबल बनना था ना, इसको मैंने अलग कोई और सवाल था, अब ये वो हैं जो अभी आपने बोले थे 47,500। जी सर ठीक है 47। जी सर। ठीक। अब ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये टेबल से देख के लिख लें, ये मैंने 12%। तरीकाकार बता दिया था, 12% पे ऐसे कैलकुलेट होते हैं। जी ठीक। सर ठीक हो गया, ठीक हो इनकी गया। प्रेजेंट वैल्यूज निकल आएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये बनेगा हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज। ये 1,63,212 है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,75,000 की थी। नेट उसमें प्रेजेंट से वैल्यू नेगेटिव निकल रही है। क्या प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं सर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। चलें, अगर इधर आ जाएं तो सर इधर भी नहीं, नहीं नीचे करें। नीचे कर लें, ले जनाब जी नीचे सर कर। ठीक है, हो गया, समझ आ गई बस इतना ही। तरीकाकार समझ आया या नहीं आया? जी सर तरीकाकार समझ आ गया, ठीक हो गया। ये सारे जो जो सवाल अभी आपको भेजे हैं, ये बिगिनर लेवल के हैं। मैं इसीलिए थोड़ा सा जोर उस पर लगा रहा हूँ, बिकॉज कॉम्प्रिहेंसिव से टॉपिक है। इसमें जी से सर। एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है, अगर रिटर्न हो अब या वैसे, अब चूंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो भी, तो इसमें सर मैं। मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। इसलिए आप जरा प्रैक्टिस ज्यादा करें, पहले जी मुन्नी सर। मुन्नी जो प्रैक्टिस भेजी है वो कर लें। जो जी सर। कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज है वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा और खुद करता जाऊंगा, जी ताकि सर। उसके बाद आप करें तो आपको समझ आ जाए। अच्छा सर मैं कह रहा हूँ मसलन एग्जाम में तो इतने कॉम्प्रिहेंसिव मसलन लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं है पूछेगा, क्योंकि मेथड चेंज है, मसलन थोड़ा मसलन पूछ लेगा शॉर्ट करके। वो आप बजा कह रहे हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछेंगे, लेकिन जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट होता है ना, जी सर। या चलें ऑब्जेक्टिव भी कर लें, तो ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर जो सवाल हैं उनका प्रोपोर्शन जो है वो 10 से 15 सवाल ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, और जी उनका सर। एवरेज स्कोर जो हो सकता है वो 5 नंबर तक हो सकता है। जी तो सर। अगर मतलब छोटा सा डेटा भी दिया जाए, आपको सिर्फ ये कह दिया जाए कि कैश फ्लोज कैलकुलेट करें 5 सालों के, जैसे मैंने ये आपके सामने कैलकुलेट किए हैं, जी सर हो जाएंगे। हाँ, तो 5 नंबर मुफ्त में नहीं फिर भी मिलेंगे। 5 थोड़ा बहुत। नंबर करने के, हाँ, कुछ ना कुछ तो जान मारनी पड़ेगी ना। तो ये जी सर क्यों कैलकुलेशन ना। इस तरह से परफॉर्म करेंगे जी तो सर। आप कैश फ्लोज निकालेंगे, और उसमें से जो रेलेवेंट कैश फ्लोज होंगे उनको वहां पे टिक करेंगे, या आप उसमें जो जी आंसर सर प्लेस करने का जो सब्जेक्टिव पार्ट होगा उसमें वो सेल बना होगा, उसमें आपने आंसर प्लेस करना होगा। ठीक है। ठीक हो गया सर। जी ठीक। तो मतलब ये नहीं कह सकते कि ये जब तक इन चीज़ों का इल्म नहीं होगा तो जी आपके सर। लिए उसके अगला सब्जेक्ट है जो आपने इसके बाद पढ़ना है, वो वर्किंग स्ट्रेटेजिक कैपिटल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, और इसके अलावा स्ट्रेटेजिक वर्किंग फाइनेंशियल कैपिटल। मैनेजमेंट है। जी सर। अगर जी ये सर। नहीं होगा अच्छे तरीके से तो आप वहाँ पे फंस जाएंगे। तो इसलिए इसको अभी अच्छे तरीके से करें, क्योंकि जी वहाँ पे सर। इतनी डिटेल में बेसिक्स कोई नहीं बताएगा, बिकॉज जी वो सर। जी सिर्फ सर। एडवांस कॉन्सेप्ट जो हैं बेस्ड अपॉन दीज आस्पेक्ट्स, उसमें जो चेंजेस हैं एडिशनल आस्पेक्ट्स हैं सिर्फ वो डिस्कस करेंगे। तो अगर जी आप सर। ऐसे ही जाने देंगे तो आप फंस सकते हैं। ठीक है जी सर ठीक हो गया सर। सर जी जनाब। सर मोस्ट क्वेश्चंस में वो डाटा दे देता है और वो पूछता है कि इसकी एनपीवी कैलकुलेट करें जी एमसीक्यूज में। तो ये आपने मुझे बताया है या मेरे से सवाल पूछा है? बताया है सर। चलेंगे, थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी आपने सर। मेरे, जी जी सर अगर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस में है, जो आपने नेक्स्ट वाली शीट में हमें बताया था जी टैक्स वाला, जी जी, सर उसमें फिर हम जो टैक्स जितना भी हमारा होगा वो हमारा सेविंग होगा? वो टैक्स सेविंग होगा हमारा, ये वाला, ये हमारा टैक्स सेव हो रहा है। 76,000 की हमें सेविंग हो रही है 190,000 में। दूसरे लफ्ज़ में उसको हम इनफ्लो कहते हैं। ये हमारा इनफ्लो होगा टेक्निकली। अभी तो ये ब्रैकेट फॉर्मेट में ही नज़र आ रहा है ना, तो इसको अगर लिखना जाए तो ये हमारा नुकसान आउटफ्लो नज़र आ रहा है, यानी नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। ये इसमें से माइनस हो गया हमारे पास 114,000 बन रहा है। ठीक है सर इज इट कि हमने ये टैक्स नहीं देना, या जरा ये चीज बता दें। जी। देखें, असल में चूँकि हम बता रहे हैं एक प्रोजेक्ट के बारे में सिर्फ और सिर्फ, जब प्रैक्टिकली बिजनेसेस के अंदर बात करते हैं, प्रोजेक्ट का प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं बन रहा है। इस प्रोजेक्ट से जितने रेवेन्यू या एक्सपेंसेस बनेंगे, या इस प्रोजेक्ट से जितना प्रॉफिट बनेगा, ये बिजनेस के बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, जो बिजनेस के बाकी ऑपरेशंस हैं,
उनके प्रॉफिट के अंदर भी ये क्लब हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? राइट सर। अगर ये उसमें क्लब हो जाता है, लाइक ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस प्रोजेक्ट से जो क्यू वाला कॉलम नज़र आ रहा है, चौथा साल उसमें नुकसान है 190,000 का, तो इसका मतलब किसी बाकी जो बिजनेस ऑपरेशन चला रहे हैं, अगर वहाँ से 10 लाख प्रॉफिट होगा, ये 190,000 का नुकसान अगर उसमें क्लब करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट पूरे बिजनेस का कम हो जाएगा, जिसके नतीजे में हमारा टैक्स भी हम पे कम लगेगा। तो हम वही चीज़ यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर हमें 190,000 का नुकसान का सामना करना पड़ता है तो उससे हमारी टैक्स सेविंग होगी, वो दूसरे बिजनेस ऑपरेशंस में हमें उसका बेनिफिट हासिल हो जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट की वजह से वो बेनिफिट हासिल हो रहा है, इसलिए हम इसको अकाउंट फॉर कर रहे हैं। आई होप समझ आई ये बात। राइट सर, ठीक हो गया। जी साबिर वास्ती साहब ने हाथ खड़ा किया है। जी साबिर साहब। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये कंपनीज के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, ये जो टैक्स लॉस पे जो टैक्स लगाया है, तो ये क्या कैरी फॉरवर्ड होता है आगे? ये जो लॉस है, जी ये जो ऐसे यानी ही है, कि जो टैक्स का जो लॉस है, जी जी बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड भी होगा। जरा मेरा पॉइंट अब समझने की कोशिश करिएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे बिजनेस का नहीं बना, ये किसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना? ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट का बना ना सर? एक प्रोजेक्ट का बना है। मैं फर्ज कर लूं, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूं कि मेरे बिजनेस के अंदर जो अदर प्रोजेक्ट से प्रॉफिट है, होगा कुछ ना कुछ या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, क्यों नहीं होगा सर? यानी प्रॉफिट फ्रॉम अदर बिजनेस प्रोजेक्ट्स, अगर वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूं तो मुझे एग्जैक्ट पिक्चर पता चलेगी अपने बिजनेस की। यस या नो? जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है। मैं फर्ज कर रहा हूँ जी 1 मिलियन हमें हर साल प्रॉफिट हो रहा है, फर्ज कर रहा हूँ। तो अगर ये 1 मिलियन का प्रॉफिट हो रहा है और अगर मैं अदर बिजनेसेस का टैक्स निकालूं 40% टैक्स, इस चौथे साल के अंदर 1 मिलियन पे कितना बनता होगा? 4 लाख। यस या नो बोल दें? जी सर। अच्छा, वो जी 4 सर, जी लाख सर, का, ऐसे ही वो है। 4 लाख का जो टैक्स बनता होगा, मैं कह रहा हूँ वो मुझे देना पड़ेगा और ये 76,000 मुझे उस पर सेव हो जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। उसमें से तो माइनस हो टेक्निकली जाएगा। मुझे जी जी माइनस, सर। मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा? 4 लाख में से 76 माइनस कर सर दें, 3 लाख कुछ हो जाएगा ना, 3,24,000। 3,24,000। तो अगर मैं इसको कुछ इस तरह फिर कैलकुलेट कर लूं कि मैं पहले टोटल प्रॉफिट सारे बिजनेस का निकाल लूं, तो आप देख लीजिएगा रिजल्ट वही बनेगा। मैं सिर्फ चौथे साल पे खड़ा हूँ, चौथे साल में मेरा प्रॉफिट है 8,10,000। फिर 8,10,000 पे अगर मैं टैक्स कैलकुलेट करूं तो कितना बनता है 8,10,000 पे? सर 40% हो जाएगा इसका, 2 लाख कुछ बनेगा सर, 2,05,000 में सर। कितना? 8,10,000 का 40% है ना आपने? 3,20,000 जी 3,24,000 बनेगा शायद। जी जी सर, इतना ही ठीक है बनेगा। जी। तो 3,24,000 टैक्स देना पड़ेगा अगर मैं इस तरह से कैलकुलेट करूं, और अगर अदर प्रोजेक्ट का सिर्फ टैक्स कैलकुलेट करूं तो वो 4 लाख बनता है। तो ठीक हो 4 गया सर। लाख और 3,24,000 का डिफरेंस लेंगे तो वही 76,000 है जो यहाँ पे मैं एज सेविंग शो कर रहा हूँ। अगर जी जी ये सिर्फ इंडिविजुअल यही प्रोजेक्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस सिर्फ ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट चला रहा है, बिजनेस और भी काम कर रहा है। चलें अब दूसरी तरफ चले जाएं, जो आपका एस्पेक्ट था कि अगर बिजनेस और काम नहीं कर रहा है, ये अकेला ही काम कर रहा है, तो इवन देन ये कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज होता है। अगर आपको पता है टैक्स क्रेडिट मिलेगा इसका आपको। अच्छा ठीक हो गया सर, मैंने ये टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा और नेक्स्ट ईयर हम उस क्रेडिट को अवेल कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब, हम अवेल करेंगे, जान छुड़वाएंगे, बख्शेंगे जी नहीं, बिल्कुल। नाम सरकार को जी बिल्कुल बख्शेंगे ना खुद बख्शने देंगे। मेरा पॉइंट समझ सर, गया जी? सरकार भी तो नहीं बख्शी ना सर। जी सरकार तो ले लेगी, वो रिफंड नहीं ना करते, हाँ, आपको पता ही है। रिफंड तो नहीं अल्लाह का करते शुक्र सर, है कोई भी नहीं करती सरकार, ना मौजूदा वो ना तो 5 मौजूदा। साल बाद कहीं जवाब आता है सर उनका। हाँ चले, लेकिन लॉजिकली पॉइंट समझ आ गया, प्रैक्टिकली भी ऐसा ही जी होता है फिर। ऐसा ही है ना जी? जी बिल्कुल। एक और सवाल है सर। जी पूछें पूछें। अच्छा, ARR में सर इन्वेस्टमेंट का हमने एवरेज लेनी है, इनिशियल और लास्ट जी जो हमारी एवरेज सैलरी। इन्वेस्टमेंट प्रेफर की जाती है कि एवरेज इन्वेस्टमेंट ली जाए। अच्छा अच्छा। ठीक है, ये तरीकाकार आपके सामने लिखा हुआ था।
ARR कैलकुलेट होता है एवरेज प्रॉफिट को या तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दिया जाए या एवरेज इन्वेस्टमेंट से, लेकिन जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो इसको प्रेफर करते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट को। रीजन इज बीइंग दैट कि जितनी आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो बिजनेस के लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट के अंदर उतनी ही वैल्यू की बरकरार नहीं रहती। जैसे अगर प्लांट लगाया है तो उस प्लांट की वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो डिक्लाइन करती जा रही है डेप्रिसिएशन की वजह से। तो फिर सजेस्ट करते हैं कि ऑन एवरेज कितनी इन्वेस्टमेंट है उसको लिया जाए। तो ऑन एवरेज का मतलब सिंपल तरीका कार ये है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग वैल्यू उसको 2 से डिवाइड कर लिया जाए। ठीक है जी। और ये प्रॉफिट हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट है ना सर, इसमें तो डेप्रिसिएशन लेस हुई हुई है जी, इसीलिए इसको अकाउंटिंग, मैं इसको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ही लिखता हूं। मैंने यहाँ पे इसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न नहीं कहा, इसको टेक्निकली अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ही कहते हैं। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में फ्लॉ आए तो अगली चीज डेवलप हुई कि प्रॉफिट, नंबर 1 प्रॉफिट्स को बेस नहीं बनाना चाहिए, बेस तो बनाना चाहिए कैश फ्लोज को। तो कैश फ्लोज को बेस बनाने के लिए हमने फिर पे बैक पीरियड डेवलप किया। पे बैक पीरियड में गया तो पता चला जब पे बैक हो जाता है तो उसके बाद जितने कैश फ्लोज मिलते हैं आप उनको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। तो हमें तमाम कैश फ्लोज को अकाउंट फॉर करना चाहिए। तो हमने नेट प्रेजेंट डेवलप किया कि जितने कैश फ्लोज हैं उन तमाम की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कंपेयर किया जाए और फिर डिसाइड किया जाए कि हम स्टैंड कहाँ पे करते हैं। आई होप बात समझ आई है। जी ठीक हो गया, यानी कि डेप्रिसिएशन हमने सिर्फ ARR में लेनी है, बाकी सारे जो मेथड हैं उसमें से हमने कैश फ्लोज लेने हैं। सब में नंबर 1 अगर तो हमारे पास ये नॉन टैक्स इन्वायरमेंट है जो कि नहीं है प्रैक्टिकली, तो हमें डेप्रिसिएशन सिरे से माइनस ही नहीं करनी चाहिए, बिकॉज माइनस करके हमने दोबारा ऐड कर देनी है। ठीक है जी बिल्कुल सर ऐसे ही। लेकिन अगर हमारा टैक्स एनवायरनमेंट है तो फिर हमें पहले डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, टैक्स कैलकुलेट करने के बाद उसको दोबारा इसमें ऐड बैक करना है, तो वी कैन कम अप विद द कैश फ्लो। ठीक है जी। अच्छा ये यानी कि जो टैक्स वाला आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है सर, अगर वो क्वेश्चन में बता देता है कि ये आपका आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है, फिर तो हमें डेप्रिसिएशन यानी कि ऐड करनी जी उसके बाद फिर जी उसके अलावा हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ डेप्रिसिएशन रिवर्स करनी है उसके अंदर। तो हम उसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे, हमारे पास कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स आ जाएंगे, हम उनको लेके आगे डिस्काउंटिंग शुरू कर लेंगे। जी ठीक हो गया सर। ठीक है ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। अच्छा जी, चलिए मैं ये बात बता रहा था कि ये जितनी बात हम कर रहे हैं कि कैश फ्लो हमारे ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के हमें पता चलेंगे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, और उस प्रॉफिट एंड लॉस को बनाने के लिए टेक्निकली वो जितनी बजटिंग टेक्निक्स हैं वो हम पूरी की पूरी इस्तेमाल करते हैं कि सेल्स का बजट बनेगा, सेल्स के बजट में से प्रोडक्शन का बजट भी बनेगा, कितने यूनिट सेल होने हैं, कितने प्रोड्यूस करने हैं, और कितने उसके लिए रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, कितने लेबर टाइम रिक्वायर्ड है, कितने ओवरहेड्स लगेंगे, एवरीथिंग जो बजटिंग के प्रिंसिपल्स हैं वो इस कैपिटल बजटिंग में कैश फ्लो फोरकास्ट करने के लिए अकाउंट फॉर किए जाते हैं, और अकॉर्डिंगली हम इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, और इसको कैलकुलेट करने के बाद हम पूरे का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन शो कर रहा हूँ जिसमें इनफैक्ट मैंने बार बार बताया कि जो कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज हैं वो मैं ज़रा थोड़ा पेंडिंग रखता हूँ कि पहले आपके बेसिक नॉलेज बिल्ड हो जाए तो उस पर हम फिर कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज को डिस्कस कर सकते हैं। बट मैं जनरली आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि आपके पेपर्स में से एक क्वेश्चन मैंने पिक किया हुआ है। कंपनी रोशन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल has just developed a new drug at a cost of 2,50,000, is now considering whether to put it into production. The production of drug required the purchase of new specialized machinery at a cost of 2.4 million. नई मशीनरी अगर आपने वो ड्रग चलानी है, प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट डेवलप की है, तो 2.5 मिलियन की मशीनरी चाहिए होगी। द मशीनरी हैज़ एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 4 years, at the end of which it have a scrap value of 400,000. 2.4 मिलियन में से 4 लाख आपको एट द एंड ऑफ पीरियड स्क्रैप वैल्यू बचेगी। एडिशनल वर्किंग कैपिटल, अब ये क्या है ये मैं भी बताता हूँ।
Following information relating to the investment proposal have been developed. Current selling price 16 है. Expected selling price inflation यानी price with the passage of time increase करेगी. जितने के एक यूनिट आज बिक रहा है अगले साल में उतने का नहीं बिकेगा. यानी ये लीजिए देखें, प्रोडक्शन एंड सेल्स फॉर कॉस्ट फॉर द न्यू ड्रग हैव बीन मेड बाय मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज एज अंडर. 1,15,000 यूनिट्स बिकेंगे पहले साल, तो पहले साल का रेवेन्यू 1,15,000 इंटू 16 होगा. फिर दूसरे साल में 99,000 को 16 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि 16 को पहले 7.5% से इंक्रीज करेंगे. वो हमारा सेकेंड ईयर का रेवेन्यू बनेगा. इसी तरह से उससे अगले साल की प्राइस पिछले साल में 7.5% ऐड होगा, उससे अगले साल की प्राइस उससे पिछले साल में 7.5% ऐड होगा. ये बात समझ आई है आपको? Right, sir. जी सर. Then current variable operating cost is 5 per unit. अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो आप लेस करेंगे. पहले वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकलेगा. पहले साल का जो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो 5 है वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन अगले सालों में आगे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट इन्फ्लेशन. वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों के बारे में होता है 6% है. यानी पहले साल 5 है, अगले साल 5 नहीं होगी बल्कि 5 में 6% ऐड कर देंगे तो 5.3 होगा. उससे अगले साल उसमें 6% ऐड कर देंगे. तो ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट लिख के हर साल में कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकलेगा. फिर उसमें से फिक्स कॉस्ट पहले साल 165, लेकिन अगले सालों में उसमें मजीद 6% आप ऐड करके माइनस करेंगे ऐड, तो हमारी फिक्स कॉस्ट बनेगी. वो माइनस करेंगे तो आपके ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा. अब यहाँ पे लिखा है एक्सपेक्टेड दैट यूनिट्स ऑफ ड्रग प्रोड्यूस will be sold in line with the company policy of keeping inventory of finished goods for investment appraisal purpose. Company use a nominal rate of interest of 10% discounted annual cash flow and a target return on capital employed is 20%. Companies pays tax 35% per annum in each year with taxable in which taxable profit occurs. तो टैक्स भी बताया हुआ है, तो इसका मतलब अगर आप ये सारा कुछ माइनस कर रहे हैं तो फिर आपको डेप्रिसिएशन भी माइनस करनी पड़ेगी. डेप्रिसिएशन माइनस करके टैक्सेबल प्रॉफिट निकालेंगे, उसमें 35% टैक्स लगा के फिर हर साल का डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे तो कैश फ्लोज बनेंगे. तो कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन मैं आपसे टाइम एंड अगेन रिक्वेस्ट करूंगा पहले जो सिंपल क्वेश्चन मैं दोनों आपको एक्सरसाइज और प्रॉब्लम शेयर किए हुए हैं वो आप उसको सॉल्व करें, कंप्लीट करें, ताकि उससे बेसिक आइडिया आपका ज़रा स्ट्रांग हो जाए. तो फिर ये जो कॉम्प्लेक्स है अभी ये वाला तो किया जा सकता है, लेकिन इससे जो मज़ीद कॉम्प्लेक्स है ये वाला भी इसको इंशाल्लाह बाय दैट टाइम डिस्कस करेंगे आपके साथ. क्योंकि जितने कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज आपको समझ आ जाएंगे तो पेपर का चैलेंज आपके लिए फेस करना बड़ा आसान होगा. आई होप समझ आई ये बात. सर इसमें जरा फिक्स कॉस्ट वाला बता दें. ये फिक्स कॉस्ट अभी कितनी है? पहले साल में 165,000, लेकिन अगले साल 165 में 6% ऐड कर देंगे 1, तो 174,900 बनेगी. उससे अगले साल में उसके अंदर फिर 6% ऐड कर देंगे तो वो अगले साल की फिक्स कॉस्ट बनेगी एंड सो ऑन. इसी तरह से हर साल में पिछले साल की फिक्स कॉस्ट में 6% ऐड कर देंगे. ये लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट इन्फ्लेशन. ओके सर. चले मैं अभी फिल वक्त के लिए, चूंकि इसमें कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज पे मैं अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट वीक में आपके सामने भी सॉल्व करूंगा. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल कि आप थियोरेटिकली पहले चैप्टर को ज़रूर पढ़ें, स्लाइड्स वगैरह को देखें, किताबें आपको रेफर हुई हुई हैं, उन किताबों के अंदर भी कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड वो जो थ्योरी है वो लिखी हुई है उसको गो थ्रू करें, और अलॉन्ग विद दैट जितने वो क्वेश्चंस फॉर द टाइम बिंग शेयर हुए हैं उनको ज़रूर सॉल्व करें. जो रिमेनिंग है इंशाल्लाह कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज टैक्सेशन वाला एनवायरनमेंट, आई विल डू दैट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीक. कुछ सवाल जो लोगों ने पूछे हुए उनके भी जवाब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में देंगे. थैंक यू वेरी मच.